हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम पार्ट 16 डिस्कस करने वाले हैं एचपी जेई का वन पार्ट में 100 क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो 15 पार्ट थे वो कितने इफेक्टिव रहे हैं आप सभी के लिए। जितने भी एचपी जेई के हमने 15 पार्ट आपको करवाए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है यूपीएससी जेई में उसी से ही पूछे गए थे, और कई बार एचपी जेई के क्वेश्चन जो है वो भी वहाँ से ही पूछे गए हैं, और कई सारे बोर्ड के क्वेश्चन भी वहाँ से ही पूछे गए हैं। तो ये एचपी जेई के क्रैश कोर्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको अगर नहीं देखे हैं 1 से 15 तक तो आप देख सकते हैं। आप हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए मेथड ऑफ क्यूरिंग दिए गए हैं एंड उसका यूजेस क्या होता है, कहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कवरिंग कंक्रीट सरफेस विद हेशियन और गनी बैग्स। गनी बैग से आप कंक्रीट का जो सरफेस होता है उसको कवर करते हैं। तो हम उसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, एडॉप्टेड मेनली इन केस ऑफ लार्ज कंक्रीट सरफेस के लिए हम गनी बैग्स जो होते हैं उनको लार्ज कंक्रीट सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, सच एज रोड स्लैब। रोड का जो स्लैब होता है वहाँ पर गनी बैग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्यूरिंग का मेथड देखिए, शेडिंग कंक्रीट वर्क जो होता है, ये मेथड जो होता है ये आरसीसी वर्क ऑन बीम्स एंड स्लैब के हम वहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद पाउंडिंग मेथड जो होता है कहाँ पर सूटेबल होता है, हॉरिजेंटल सरफेस सच एज फ्लोर्स, रूफ्स हो गया हमारे पास, रोड एंड एयर फील्ड पेमेंट्स हो गया, यहाँ पर हम पाउंडिंग मेथड जो होता है उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद स्प्रिंकलर मेथड होता है, मोस्टली यूज होता है फ्लोर एंड स्लैब के लिए हम यूज करते हैं। मेम्ब्रेन क्यूरिंग होती है, इसको भी हम यूज कहाँ करते हैं, वेयर कॉन्स्टेंट सुपरविजन इज नॉट पॉसिबल। कॉन्स्टेंट सुपरविजन जो होती है वो पॉसिबल नहीं है कि लगातार हम उस एरिया का सुपरविजन करते रहे, तो हम अपने मेम्ब्रेन क्यूरिंग को यूज़ करते हैं। उस तरह से ये दो और भी है, हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग जो होती है, एडोप्टेड वेयर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट इज वेरी रैपिड। आपको बहुत जल्दी स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए तो आप हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग जो है उसको कर सकते हैं। उसके बाद है इनफ्रेड रेडिएशन क्यूरिंग, ये जो होती है इस मच मोर रैपिड, बहुत ही ज़्यादा रैपिड है। गेन ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी अडोप्टेड फॉर देन इवन द स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग से बहुत ही ये अच्छी है। तो ये क्यूरिंग के मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब खासकर एचपीजेई वाले ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से कई बार एचपीजेई में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये देखिए हैवी रेनफोर्स स्लैब बीम के लिए जो क्वेश्चन गया है कि उसका स्लम्प वैल्यू क्या होती है, तो ये वाली स्लम्प वैल्यू जो थी हैवी के लिए पूछा गया था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि हैवी कौन सा होता है, लो कौन सा होता है, मीडियम स्लम्प वैल्यू, तो ये किसके लिए होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एचपीजेई वाले इस पॉइंट को तो आप इस पैराग्राफ को तो अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठाकर ही जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। आपका एग्ज़ाम जो है 1 महीने के बाद है, उसके बाद आरएस एमएसएस बी का भी एग्ज़ाम जो है वो भी 1 महीने के अंदर ही आने वाला है, तो उनके लिए भी क्रैश कोर्स जो है शुरू होने ही वाला है। तो अगला पॉइंट देखिए कुछ प्रॉब्लम आती है जो कि आप हॉट वेदरिंग कंक्रीटिंग करते हैं। हॉट वेदर होता है, बहुत ही गर्म वेदर है, उस टाइम पर आप कंक्रीटिंग करते हैं, कोई स्लैब डालते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, क्विक सेटिंग मिल सकती है आपको, अर्ली स्टिफनिंग मिल सकती है, रैपिड इवेपोरेशन मिल सकती है कंक्रीट की, ग्रेटर प्लास्टिक श्रिंकेज हो सकता है, लेस टाइम फॉर फिनिशिंग के लिए आपको बहुत कम टाइम मिल सकता है। ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता आपको 90% चाहिए होती है, आपको पता ही है कि वो भी कम आपको मिल सकती है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट बाय द सब ग्रेड एंड फॉर्म वर्क, तो फॉर्म वर्क या फिर सब ग्रेड जो होता है उसकी वजह से पानी जो है ख़त्म कर देना, ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। एंड डिफ़िकल्टी इन कंटिन्यूस एंड अनरप्टेड क्यूरिंग, तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। डिफ़िकल्टी इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर एंट्रेनमेंट, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है आप अगर हॉट वेदर में कंक्रीटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले पॉइंट देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो डिक्रीज होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीज होगा तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। ये पॉइंट्स आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
वाटर इज एडेड टू द कंक्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वर्केबिलिटी के लिए। वाटर जो आप कंक्रीट मिक्स में ऐड करते हैं वो सिर्फ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए और वर्केबिलिटी के लिए होता है। एंड इन कंक्रीट मिक्स इफ वाटर सीमेंट रेशो हाई होगा देन श्रिंकेज हाई होगा। वाटर सीमेंट रेशो हाई रहेगा तो श्रिंकेज जो रहेगा वो भी आपका हाई ही रहेगा। ये दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऐसे ही पॉइंट से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले कुछ पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या बोला, इफेक्टिव स्पैन बोल रहा है बीम के लिए डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, स्पैन एंड लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी एक पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव डेप्थ जो होती है बीम की वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है स्पैन एंड लोडिंग कंडीशन जो होती है। तो हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ एंड ये लोडिंग कंडीशन दी गई है। अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन दी गई है तो इफेक्टिव डेप्थ जो होगी वो ये होगी। कंटिन्यूस बीम है तो ये इफेक्टिव डेप्थ होगी, लाइट लोड है तो ये वाली हो रहेगी इफेक्टिव डेप्थ, हैवी लोड है तो ये वाली इफेक्टिव डेप्थ रहेगी। तो इन दोनों कंडीशन पे डिपेंड करती है इफेक्टिव डेप्थ जो होती है बीम की। इन सारे पॉइंट्स को नज़र रखे ही आप एग्ज़ाम में जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। इफेक्टिव स्पैन 1/12 1/15 कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है एचपी जेई वालों। अब ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी फटाफट से याद कर लीजिए। माइल्ड कंडीशन कौन सी होती है, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी होती है। ये पीसीसी का ग्रेड दिया गया है यहाँ तक। उसके बाद ये आरसीसी का ग्रेड दिए गए हैं। मिनिमम वाटर कंटेंट है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करते हैं हम, ये सारे ही पॉइंट्स याद कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स आपको वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपको एक ही पैराग्राफ में पूरा यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया है कि माइल के लिए प्लेन में क्या ग्रेड रहता है, कौन सा वाटर सीमेंट रेशियो होता है, कौन सा सीमेंट कंटेंट होता है, ऐसे आरसीसी में कौन सा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले यहाँ पे देखिए परमिसिबल स्ट्रेस दिया गया है। परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पे देखिए मीडियम स्टील बार दी गई है, इसमें माइल्ड स्टील बार है, इसमें मीडियम स्टील बार है, इसमें हाई यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि HYST बार दी गई है। तो इसमें यहाँ पे इनका ये क्या दिया गया है, परमिसिबल स्ट्रेस दिया गया है। ये टाइप ऑफ स्ट्रेस है। अगर अप टू इंक्लूडिंग 20 mm तक हमारे पास टेंशन है, टेंजाइल स्ट्रेस जो है वो कहाँ तक है, 20 mm तक है, 20 mm तक है। तो माइल्ड स्टील के केसेस में क्या रहेगा, 140 परमिसिबल स्ट्रेस रहेगा, इसमें 190 रहेगा, इसमें 230 रहेगा। अगर बी कंडीशन क्या हो रही है, ओवर 20 mm टेंशन स्ट्रेस है, 130 माइल्ड स्टील के केस में परमिसिबल स्ट्रेस रहेगा, इसमें 190 रहेगा, इसमें 230 रहेगा। उसी तरह कंप्रेशन इन कॉलम तो 130 130 190 ये परमिसिबल स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छी तरह से याद करके जाना। अब ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, टाई मेंबर देखिए यहाँ पे स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ का रेशियो देखिए टाई बीम के लिए 18 से 20 होता है, फ्लोर बीम के लिए 12 से 15 होता है, ग्रिड बीम के लिए 20 से 30 होता है। ये स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छी तरह से याद करके जाना है। चाहे हमारे पास कैंटिलीवर हो, चाहे कंटिन्यूस या फिर सिंपल सपोर्टेड बीम हो, तो इन सभी को आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 और मैंने आपको बताया कि स्पैन टू डेप्थ इन तीनों के लिए क्या होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, कंक्रीट की क्या दी गई यहाँ पे कवर दी गई है। ईच एंड ऑफ रेनफोर्समेंट, जो ईच एंड होते हैं, यहाँ पर भी एंड हो रहा है तो यहाँ पर भी ईच एंड ये भी है। तो यहाँ पे हमें कंक्रीट कवर जो है मैक्सिमम 25 mm या फिर 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, जो इस बार का डायमीटर है उसका 2 गुना हमें कर देना कि 12 mm की है तो 12 दूने 24 हम प्रोवाइड करेंगे mm कवर या फिर 25 mm। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम में मैक्सिमम 40 mm या फिर मिनिमम बार मैक्सिमम बार डायमीटर, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। शेयर रेनफोर्समेंट स्लैब और वॉल के लिए मैक्सिमम 15 और या फिर बार डायमीटर, फुटिंग के लिए 70 mm बट मे बी रिड्यूस टू 50 mm इफ़ लीन कंक्रीट इज यूज्ड। लीन में आप 50 mm ही यूज़ कर सकते हैं। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में मैक्सिमम 40 mm मेन स्टील बार, या फिर ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है मिनिमम कवर के अकॉर्डिंग। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एसपीजेई में, तो इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से याद कर लीजिए।
अगले पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईस कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम थिकनेस जो होती है लोड बेरिंग बॉल की आरसीसी की वो 100 mm होती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर होती है। इफ स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आरसीसी बॉल, परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज 10। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दूसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी फटाफट से याद कर लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे, ये क्रीप कोएफिशिएंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से ग्रेड के लिए कितना क्रीप कोएफिशिएंट होता है इसको याद कर लीजिए फटाफट से। क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है, हमें मीन टारगेट स्ट्रेंथ जो होती है वो फाइंड आउट करनी है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ये हमारे पास मीन टारगेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। इसको जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास FCK जो होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इनके M10 की 10 न्यूटन पर mm² इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स FCK होगा, यानी कि 10 हम लेंगे प्लस 1.65, ये तो कॉमन है। अब ये जो है इसको हम क्रीप कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो M10 के लिए हम कितना लेते हैं 3.5, यानी कि 1.65 गुणा कितना आएगा 3.5 प्लस यहाँ पे 10, क्योंकि FCK हम M10 का ग्रेड ले रहे हैं। तो ये आप इस तरह से क्रीप कोएफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फटाफट से याद कर लीजिए, क्रीप कोएफिशिएंट को। ये वैल्यू जो है एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी जाए भी कई बार। अब यहाँ पे देखिए, हमारे इस 875 आईस कोड के अकॉर्डिंग इम्पोज्ड फ्लोर लोड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए इम्पोज्ड लोड जो होता है यहाँ पे UDL में दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ऑल रूम एंड किचन के लिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, टॉयलेट बाथरूम के लिए 2 ही लेते हैं, कॉरिडोर स्टेयर के लिए, पैसेज के लिए, इन सभी के लिए हम 3 लेते हैं, स्टोर रूम के लिए भी, बालकनी के लिए भी हम 3 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों के लिए 3-3 है एंड दोनों के लिए 2-2 है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होता है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो ये हम लेते हैं किचन के लिए, टॉयलेट बाथरूम के लिए 2-2 लेते हैं, कॉरिडोर स्टेयर के लिए एंड बालकनी के लिए 3 हम लेते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। अगले कुछ पॉइंट देखिए, यहाँ पे मिनिमम कवर दी गई है बीम स्लैब के लिए, स्लैब एंड बीम के लिए 20-20 mm, कॉलम के लिए 2 केसेस हैं, 40 mm फॉर D डायमीटर 12 mm से ज़्यादा है तो, 25 mm अगर डायमीटर 12 mm से कम है तो। यहाँ पे देखिए कॉलम के केसेस में 2 केसेस होते हैं, इन दोनों केसेस को याद रखिए। फुटिंग में 50 mm हम लेते हैं, लेकिन नॉमिनल कंक्रीट कवर जो होती है वो डिफरेंट होती है। शुड नॉट लेस देन, यहाँ से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशन आती है कि माइल्ड की कंडीशन है, मॉडरेट की कंडीशन है, कि फिर कौन सी कंडीशन है। तो सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो पीछे मैंने आपको 75 फुटिंग के केसेस में बताया था, तो वो फुटिंग का केसेस नॉमिनल कंक्रीट कवर के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे सिंपल कवर नहीं पूछी गई थी, मिनिमम कवर जो होती है। अगर यहाँ के बारे में पूछा तो फुटिंग हम 50 mm ही लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 केसेस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट के बीच में, पैरेलल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ये 2 हमारे पास पैरेलल रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट, तो इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है शुड नॉट मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सॉलिड स्लैब, या फिर 300 mm। इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, विच एवर इज स्मॉलर, ये या फिर ये, दोनों में से जो कम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर वार जो होती है, डिस्ट्रीब्यूटर वार जो होती है जो लॉन्गेस्ट टाइम स्पैन में हम प्रोवाइड करते हैं, जो मेन वार होती है वो हम मेन शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर वार है। डिस्ट्रीब्यूटर वार जो है उसके बारे में देखिए, शल नॉट बी मोर देन, यानी कि मोर देन ये 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सॉलिड स्लैब, या फिर 400 mm, विच एवर यहाँ पे भी स्मॉलर, दोनों में से जो कम रहेगा। ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड दिए गए हैं हमारे पास। FE 250 स्टील का ग्रेड दिया गया है, 415 स्टील का ग्रेड है, 500 स्टील का ग्रेड है, 550 है स्टील का ग्रेड एंड 600 स्टील का ग्रेड है। के की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, एक्सयू लिमिट की वैल्यू जो है, तो ये इतनी वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी देखिए आपको सिर्फ यहाँ तक ये तीनों की वैल्यू ही पता होगी, 555 एंड 50 एंड 600 की वैल्यू नहीं पता होगी, तो इन दोनों वैल्यू को भी आप याद कर लीजिए। यहाँ पे एक्सयू लिमिट की वैल्यू भी दी गई है, इसको भी फटाफट से आप याद कर सकते हैं। वैसे एक्सयू लिमिट की वैल्यू सेम ही दी गई है यहाँ पर, इनके सेम ही है, तो आप इन दोनों को याद ही कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ से एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए।
नेक्स्ट देखिए मॉडुलस रप्चर क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इसका, इसको फाइंड आउट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ये रेशो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये इसकी डेफिनेशन है। अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो एक शॉर्ट टर्म का होता है, एक लॉन्ग टर्म का होता है। शॉर्ट टर्म्स का ये वाला होता है, लॉन्ग टर्म का जो होता है वो ये वाला होता है, 5000 अंडर रूट एफ सी के ओवर 1 प्लस क्रीप कोएफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे इमीडिएट लॉसेस एंड टाइम डिपेंडेंट लॉसेस, यहाँ पे दिया गया है इमीडिएट या फिर इंस्टेंट लॉसेस, उसी टाइम लॉसेस या फिर टाइम पर डिपेंड, या फिर लॉन्ग टर्म लॉसेस जो होते हैं यहाँ पे दिए गया है। आपको पता है कि क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है टाइम डिपेंडेंट होता है या फिर लॉन्ग टर्म का लॉसेस होता है। उसी तरह श्रिंकेज जो होता है ये भी लॉन्ग टर्म या फिर टाइम डिपेंडेंट होता है। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील ये भी होता है लॉन्ग टर्म का। एंड इमीडिएट या फिर इंस्टेंट लॉसेस जो होता है इलास्टिक शॉर्टिंग ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर एंड फ्रिक्शनल लॉसेस एंड एनकरेज स्लिप, ये क्या है इमीडिएट लॉसेस है एंड ये टाइम डिपेंडेंट लॉसेस है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले पॉइंट देखिए यहाँ पे बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द ग्रोस एरिया एज द होल पोर्शन ऑफ द सेक्शन कंट्रीब्यूट टू रजिस्टिंग अगेंस्ट द कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव लोड। तो यहाँ पे देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रोस एरिया पर डिपेंड कर रहा है कंप्रेसिव बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है। अब देखिए बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, नेट एरिया पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स फॉर नेट एरिया, ये ग्रोस एरिया, दोनों को पॉइंट को आप याद रखिए, ग्रोस एरिया एंड नेट एरिया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है या फिर बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है। दोनों पॉइंट को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सैग टाई क्या होती है, पुर्लिन क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने कई बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, कई क्वेश्चन मैं इनके ऊपर लेके आया हूँ आप सभी के लिए कि क्या ये होते हैं। अगले पॉइंट देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होती है कॉलम में 0.8% हम प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम 6% प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली की बात आती है तो 4% प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लैपिंग के कारण हम 4% ही प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम डायमीटर की बात करें तो 12 mm का डायमीटर हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम 4 बार हम प्रोवाइड करते हैं रेक्ट एंगुलर कॉलम में, 6 हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलर में प्रोवाइड करते हैं, 8 जो होती है हम ऑक्टागोनल कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नॉमिनल कवर की बात करें तो 40 mm होता है, मैंने पीछे भी आपको बताया कि 40 किसके लिए होता है, 25 किसके लिए होता है। या यहाँ पर देखिए और डायमीटर ऑफ बार विच एवरेज ग्रेटर, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा। दिस कैन बी रिड्यूस टू 25 mm, देखिए 25 mm फॉर द डायमीटर 12 mm एंड सेक्शन डिमेंशन 200 mm और लेस भी हो सकता है। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड मिनिमम जो होता है 0.15% ऑफ ग्रोस एरिया फॉर पेडेस्ट्रल के लिए, पेडेस्ट्रल के लिए आप इतना प्रोवाइड करते हैं स्टील रेनफोर्समेंट जो है। एंड मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है अलोंग पेरीफेरी शुड नॉट 300 mm, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल को फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। उसके बाद एनकरेज वैल्यू देखिए, यहाँ पे बेंड हमारे पास दिया गया है कि 45 डिग्री का बेंड है, 90 डिग्री का बेंड है, 135 डिग्री का बेंड है। तो हुक की वैल्यू क्या रहेगी, हुक की वैल्यू ये है कि इसके लिए कितनी होती है। अगर हुक देखिए यहाँ पे यू टाइप की हुक है, 180 डिग्री का बेंड यहाँ पे बन रहा है, तो 16 डायमीटर हमारे पास हुक की वैल्यू रहेगी, एनकरेज वैल्यू रहेगी। ये सारी वैल्यू एनकरेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे भी एग्ज़ाम में 1-2 बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि ये वाला मॉडुलस इलास्टिसिटी जो है उन्होंने आंसर को सही माना है, इसको गलत माना है। तो यहाँ पर क्या रीज़न है कि ये जो है आईएस कोड, ये हमारा पिछला आईएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड 456 1978, पिछला आईएस कोड हमारा ये था। अब न्यू रिवाइज जो आईएस कोड हुआ है 2000 में, वो ये वाला आईएस कोड है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये वाला होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के। ये इंपॉर्टेंट है,
ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले पॉइंट देखिए, यहाँ पे मेंबर दिए गया बीम स्लैब कॉलम हमारे पास दिए गए हैं। यहाँ पे रेनफोर्समेंट की ही बात करेंगे हम। मिनिमम कितनी होती है बीम में, 0.85 BD ओवर FY। साइड रेनफोर्समेंट की बात करें तो 0.1 ऑफ वेब एरिया इक्वल हम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 0.1% का हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, जितना आएगा इक्वली हम डिवाइड करेंगे, दोनों साइड में हम वेब एरिया में प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम प्रोवाइड करते हैं। स्लैब की बात करते हैं तो HYST स्टील में 0.12%, माइल्ड स्टील के केसेस में 0.15% ऑफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया के। स्लैब में 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, कॉलम का तो सभी को पता है कि 8 एंड 6%, प्रैक्टिकली 4% ही हम प्रोवाइड करते हैं। क्रीप कोएफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी फटाफट से याद कर लेना कि कितनी। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हमारी एज ऑफ लोडिंग जो है ये 7 दिन 28 दिन ये बढ़ती है, तो ये हमारा क्रीप कोएफिशिएंट कम होता है। ये यहाँ पे सीखने वाली बात ये है, बाकी ये तो आप रट्टा मार के भी याद कर सकते हैं। अगले जो पॉइंट है यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात हो रही है हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग। इसमें बोल्टेड कनेक्शन के लिए 0.15 होता है, बेल्टेड कनेक्शन के लिए भी फील्ड में 1.5 होता है, शॉप के लिए 1.25 होता है। स्टील मेंबर यहाँ पे यील्डिंग में है 1.1 होता है, एंड रप्चर में स्टील मेंबर 1.5 होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसने, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। ये जो पॉइंट्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो जो है बैटन कॉलम के लिए वो इंक्रीज होता है 10%, बैटन कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये 10% इंक्रीज होता है, लेकिन लेस्ट कॉलम जो होता है इसके लिए 5% इंक्रीज होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेस्ट कॉलम जो होता है उसके लिए 5% इंक्रीज होता है, बैटन कॉलम के लिए 10% इंक्रीज होता है। ये दोनों वैल्यू याद रखिए, यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो की ही बात होगी। इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है दोनों में यही है, सिर्फ 5 और 10 का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब ये जो पॉइंट्स है ये हमारे IS कोड, इस IS कोड के अकॉर्डिंग बोले गया है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग मिनिमम ग्रेड जो होता है कंक्रीट का वो M30 हम यूज करते हैं प्री के लिए, यहाँ पे पोस्ट के लिए, यहाँ पे प्री के लिए तो M40 है। अब यहाँ पे जो दी गई है मिनिमम कवर की बात हो रही है, तो पोस्ट 30-30, प्री 20, 40-20, ये आपको याद रखना है कि प्री पोस्ट, सिर्फ पोस्ट में 30 कवर ही है एंड 30 mm का ग्रेड भी है, ये चीज़ कॉमन है यहाँ पे। बाकी उसमें 40 एंड 20 यहाँ पे आप देख लो, इसको याद ही कर लो। अगले जो पॉइंट्स है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्लेंडरनेस लिमिट फॉर लैटरल स्टेबिलिटी के लिए, बीम के लिए। लैटरल स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम हो चाहे कंटिन्यूस बीम हो, उसके लिए मिनिमम 60 B और 250 B स्क्वायर ओवर D ये लैटरल स्टेबिलिटी है। कैंटिलीवर के लिए मिनिमम 25 B और या फिर 100 B स्क्वायर ओवर D। D क्या है हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ है बीम की। B क्या है, ब्रेड्थ ऑफ कंप्रेशन फेस मिडवे बिटवीन द लैटरल रिस्टेन। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी फटाफट से याद कर लो। सो थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए। हमारे लास्ट पॉइंट यहाँ तक हमने 100 पॉइंट जो है कवर कर लिए हैं। ये हमारा 16 पार्ट था, इसके बाद हमारे 4 ही पार्ट बचते हैं HPJE के क्रैश कोर्स के लिए। उसके बाद हो सकता है कि हम HPJE के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए। टेस्ट सीरीज़ भी इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी तैयारी के लिए, तो जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर लेके आओ, उनको बोलो कि वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।